नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काले धन को रोकने के लिए प्रशासनिक सुधार तेज करने पर जोर। G20 के नेताओं से कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर बनाए रणनीति। जम्मू कश्मीर सीमा पर चीन दे रहा है पाकिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग। बीएसएफ की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, चीन से विरोध जताएगा भारत। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन मामले में बड़ा खुलासा, बांटी गई दवा में चूहामार जिंक फॉस्फाइड से मिले होने की आशंका। राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर लगाया गैर जिम्मेदारी का आरोप। चौवन जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर पर नगद सब्सिडी की योजना शुरू। सब्सिडी बिल में सालाना 8,000 करोड़ की बचत का अनुमान। जनवरी से पूरे देश में लागू करने की तैयारी। और जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों से बीजेपी की अपील पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। कहा, संविधान के दायरे में हो बात। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। अलगाववादियों से बीजेपी की अपील पर राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। उनका कहना है कि बातचीत संविधान के दायरे में होनी चाहिए। बीजेपी ने शुक्रवार को अलगाववादियों से पाकिस्तान से बात करने की बजाय राजनीति की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की थी। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को कहा कि बीजेपी के महासचिव राम माधव की अपील में कुछ नया नहीं है। कांग्रेस तो पहले ही यह बात कहती रही है। मैं समझता हूं कि इस बात की सैद्धांतिक रूप से शुरुआत बहुत पहले यूपीए और कांग्रेस ने की थी कि मेन स्ट्रीम में आने की आवश्यकता सबको है। बीजेपी तो सिर्फ उसको दूसरी तरह से दोहरा रही है, लेकिन वो परिधि होनी पड़ेगी संविधान की, या जैसे वाजपेयी जी ने भी कहा था, इंसानियत की। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपील के समय पर सवाल उठाया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव के दिनों में इस तरह के बयान के पीछे छिपी राजनीति समझ में आती है। BJP is doing it with a political motive. They are doing it before the elections in order to win the heart of the people of Kashmir. गौरतलब है कि शुक्रवार को बीजेपी महासचिव राम माधव ने जम्मू में कहा था कि अलगाववादियों को राज्य की मुख्यधारा में लौटना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं। पार्टी प्रवक्ता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दी। जो भी भारतीय नागरिक संविधान को मानते हुए, उसकी शपथ लेते हुए देश की सेवा अगर करना चाहता है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी दल अपने दम पर चुनाव मैदान में हैं। इसलिए छोटे छोटे वोट बैंक को भी कोई नजरअंदाज नहीं करना चाहता। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और बीजेपी की इस अपील पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सेक्रेटरी श्रीकांत शर्मा हैं। श्रीकांत, स्वागत है आपका। जिस तरीके से राम माधव ने बयान दिया, श्रीकांत, क्या ये माना जाए कि असल में जम्मू कश्मीर में सरकार की कोशिश उन तमाम, मैं कहूं, अलग अलग धड़ों को जो अब तक अलगाववाद की बात करते थे, उनको उनके, मैं कहूं कि मन को टटोलने या फिर उनकी विचारधारा को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की एक कोशिश के तौर पर है? देखिए, बहुत स्पष्ट है, जो लोग तिरंगे के सम्मान के साथ हैं, जो लोग इस देश की एकता और अखंडता में भरोसा रखते हैं, निश्चित रूप से उन लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। आप आइए, बातचीत करिए, और जो मुख्य धारा है उसमें शामिल होइए। समय समय पर इस तरह की बातें हम लोग करते रहे हैं, चाहे वो अलगाववादी हों, चाहे वो नक्सलवादी हों। जो रास्ता लोग भटक गए हैं उनको रास्ते पर आना चाहिए, और जो मुख्य धारा है उसमें आकर अपनी बात कहिए, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहिए। और अगर आप इस तरह का अप्रोच रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बात करनी चाहिए और आपको आना चाहिए मेन स्ट्रीम में। लेकिन श्रीकांत, इससे पहले के अगर अनुभवों को देखें, इससे पहले भी कई सरकारों ने बयान दिए इस तरह के, लेकिन जो उसका हश्र हुआ, आपको इस बार क्या कुछ नई उम्मीद नजर आ रही है बीजेपी को? देखिए, ये कोई वादे वाली सरकार नहीं है केंद्र में, ये इरादे वाली सरकार है। सबका साथ, सबका विकास। आज हमारे लिए सबसे बड़ा पैमाना है जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। नरेंद्र भाई मोदी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं,
और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को क्यों ना विकास मिले? क्या वो विकास के हकदार नहीं है? क्या विकास उनका नैतिक अधिकार नहीं है जो उनको मिलना चाहिए, जो अब तक जम्मू कश्मीर के नौजवान को नहीं मिला है? कहीं ना कहीं कुछ लोग फ्राइडे की नमाज के बाद उन लोगों को भड़काते रहे और उन लोगों को वो लोग कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते रहे। तो हमारी तो इच्छा है कि जम्मू कश्मीर का चौमुखी विकास हो, जम्मू कश्मीर के नौजवान को रोजगार मिले, वहां तरक्की हो और वहां जिस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है, जिस तरह से आतंकवाद समाप्त हो, टूरिस्ट जाएं। जैसे पहले बॉलीवुड की सभी पिक्चरों की लगभग बहुत पिक्चरों की वहां शूटिंग होती थी, इससे वहां के नौजवान को रोजगार मिलता था। वहां जो छोटा बुनकर है जो कालीन बनाता है, जो दिल्ली तक नहीं आ पाता है, यहां से व्यापारी जाते हैं, वहां से कालीन खरीद कर लाते हैं। तो हमारी कल्पना है, हमारी अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर में शांति रहे और जो ताकतें कहीं ना कहीं भारत के अंदरूनी हिस्सों में जो दखल देना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन श्रीकांत, जो आपने कहा लोकतांत्रिक तरीके से वादे और इरादों की बात है और जम्मू कश्मीर की संपूर्ण विकास हमारी प्राथमिकता। आपकी प्राथमिकता जरूर है, लेकिन जो आपने बात कही कि ये वादों की नहीं बल्कि इरादों वाली सरकार है, लेकिन इस बयान के इरादों पर ही लेफ्ट पार्टियों ने सवाल खड़ा किया। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त इस तरह के बयान महज राजनीतिक लाभ के लिए हैं। देखिए, लोकतंत्र है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी बात कहने का अधिकार है। अब कांग्रेस क्या कहती है, लेफ्ट क्या कहता है? 60 साल से देश की जनता ने कांग्रेस को देखा है। 2004 में वामपंथियों ने किस तरीके से समर्थन किया कांग्रेस का, वो भी देश की जनता ने देखा है। 35 साल तक पश्चिम बंगाल में वामपंथियों ने वहां जनता का शोषण किया, ये भी देश की जनता ने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी को जिन राज्यों में मौका देती है जनता, आशीर्वाद देती है, वहां लगातार जनता आशीर्वाद देती रहती है। 15-15, 20-20 साल तक हम लोग राज्यों में सरकार चला रहे हैं, क्योंकि जनता की जो अपेक्षा है, जनता हमसे जो भरोसा करती है, उन भरोसाओं पर हम खरे उतर रहे हैं। और इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी के साथ आज पूरे देश की 125 करोड़ जनता जुड़ चुकी है। उन पर लोग भरोसा करते हैं। ये जो अपील हुई श्रीकांत, इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े किए गए। विकास है, 24 घंटे बिजली है। कुछ विरोधी नेताओं ने ये तक कहा कि असल में मैंने कहा ना, लोकतंत्र है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में 370 की बात करती थी, आज उसकी चर्चा नहीं है, बल्कि अलगाववादियों को साथ आने की अपील कर रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि शायद इससे वोटों का बिखराव होगा और उसका जनाधार मजबूत होगा। क्या जवाब होगा बीजेपी का इस पर? देखिए, मैंने कहा आपसे, कुछ लोग इस देश में, अब कुछ पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ बयान देने तक ही सीमित रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अपनी पैठ बना रही है, अपनी जगह बना रही है। आज अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, अगर कोई राष्ट्रीय नेता है आज तो नरेंद्र भाई मोदी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेता है, जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, यूएन के मंच पर कितनी दमदारी से उन्होंने बात रखी, मेडिसन स्क्वायर में किस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, पूरे दुनिया को संबोधित किया। तो अब कुछ लोग हैं जो सिर्फ बयान तक सीमित रहेंगे और कुछ लोग हैं जो देश की जनता का आशीर्वाद लेकर 60 साल में जो नहीं विकास हुआ है, जो राज्य अछूते रहे विकास से, जो वर्ग अछूते रहे विकास से, उन सब तक विकास पहुंचे। विकास विकास विकास, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। तो क्या सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा मूल मंत्र है। इसी मंत्र को लेकर हम, क्या ये माना जाए कि राम माधव क्योंकि जम्मू कश्मीर गए तो वहां पर लोन साहब से मुलाकात होती है, उनके बारे में हम जानते हैं किस तरह की विचारधारा रही है। राम माधव ने कहा कि अगर कोई शख्स अपनी विचारधारा को बदल रहा है, शामिल होना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। क्या महज ये राजनीतिक स्टंट नहीं है? क्या वाकई गंभीरता के साथ आपकी पार्टी अब जम्मू कश्मीर में उन तमाम धड़ों को देश के संविधान के दायरे के तहत लाकर चाहती है कि खुलेआम चर्चा हो और उन मसलों के, उन मसाइल्स के हल को निकालने या ढूंढने की कवायद की जाए? निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं, जिन लोगों को 60 साल तक किसी न किसी बहाने से गुमराह किया गया, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उन लोगों को कहीं ना कहीं विलियन बना के रखा गया, उन लोगों को मेन स्ट्रीम लाइन से डिस्कनेक्ट किया गया, झूठे वायदे किए गए। सिर्फ और सिर्फ चंद परिवार हैं जिन्होंने 60 साल में सिर्फ और सिर्फ चंद परिवारों का भला हुआ है, जम्मू कश्मीर की जनता का भला नहीं हुआ है। वहां अभी भी गरीबी है। आज भी जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो रोजगार के लिए तड़फ रहा है, उसको रोजगार नहीं है, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं है। इतना बड़ा हमारा हब है टूरिज्म का, इतना दुनिया का टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आ सकता है, लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए कि वहां टूरिस्ट जाने को तैयार नहीं है। दुनिया में सबसे अच्छे कारीगर हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, जो कालीन का काम करते हैं। आज देखिए, उनकी कालीन खरीदने के लिए कुछ लोग हैं
जो संपन्न है वो दिल्ली आकर तो अपना व्यवसाय करते हैं, लेकिन जो गरीब कश्मीरी है, जिसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपनी कालीन को दिल्ली में बेच सके, उसके लिए संसाधन उपयुक्त कराना, उसके लिए वातावरण वहां बनाना कि यहां से कोई व्यवसायी जाए, उसकी कालीन को खरीद के लाए, ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अमन चैन रहे, शांति रहे, सभी लोग मिलकर रहें, और हमारा एजेंडा है विकास विकास विकास। जब तक जम्मू कश्मीर का विकास नहीं होगा, तब तक मैं मानता हूं कि हम कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अलगाववादियों से अपील है, ये अच्छी अपील सभी देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सवाल और शंकाएं भी खड़ी कर रहे हैं कि भरोसा कैसे करेंगे। देखिए, ये वही लोग हैं जो लगातार हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते रहे। हम लोग 84 में सिर्फ 2 सांसद होते थे हमारे, और एक कांग्रेस पार्टी थी जिसके 414 सांसद होते थे। आज वो 414 वाली पॉलिटिकल पार्टी आज 44 पे है, और जो दो सांसदों वाली पार्टी है आज वो 282 पर है। तो देश की जनता, 125 करोड़ जनता हम पर भरोसा करती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर भरोसा करती है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा, उन्होंने दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें बनाऊंगा, उन्होंने बनाई। बेरोजगारी समाप्त करूंगा, उन्होंने की। बहन बेटियों की सुरक्षा होगी, वो हमने की। कृषि की विकास दर 2 अंकों में, उन्होंने करके दिखाया। औद्योगिक विकास दर 2 अंकों में, उन्होंने करके दिखाया। तो ऐसे नेता नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने का ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने जो कहा है वो किया है। और अगर आप 5 महीने के कार्यकाल को देखें तो 10 रुपए के आसपास पेट्रोल के दाम कम किए, 5.5 के आसपास डीजल के दाम कम किए। लेकिन जम्मू कश्मीर में उन लोगों पर जिन पर आपकी पार्टी नरेंद्र भाई मोदी सरकार में आने से पहले आपकी पार्टी इन्हीं अलगाववादियों पर निशाना भी साधती थी, और कई बार बातचीत का विरोध भी हुआ है। अलग अलग तरीके के बयान नेताओं के रहे, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था श्रीकांत, असल में क्या राजनीतिक, जिस तरीके की इस वक्त वहां पर चर्चा है, जिस तरह की वहां पर खेमेबंदी दिख रही है राजनीतिक लिहाज से, वहां पर अलगाववादियों के साथ मिलकर आगे चलने की कोई मंशा बीजेपी की है? देखिए, हम तो उस हर व्यक्ति के साथ चलेंगे जो राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करता है। हम उस हर व्यक्ति के साथ चलेंगे जो देश की एकता और अखंडता में भरोसा रखता है। हम उस हर व्यक्ति के साथ चलेंगे जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखता है। हम उस हर व्यक्ति के साथ चलेंगे जो चाहता है कि हिंदुस्तान दुनिया में राज करे, हिंदुस्तान दोबारा से भारत फिर सोने की चिड़िया बने। हम पहले विश्वगुरु थे, दोबारा क्यों नहीं बन सकते? इस सोच के जो भी नौजवान हैं, जो भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है, उनका सम्मान है। चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी देशों को काला धन वापस लाने के लिए एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। ब्रिक्स की अनौपचारिक बैठक में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने इसके लिए प्रशासनिक सुधारों पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के 5 सदस्यों की बैठक के जरिए यह संदेश दे दिया है कि G20 की बैठक में भी ये मुद्दा छाया रहेगा। We can promote new models of governance and financing while maintaining the highest banking standards. We should also make it more participatory. We need to work towards their early implementation. प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव से बचाने की जरूरत बताई है। Efforts should be made to insulate reform process from political pressures. He also added that reform process should lead to simplification of processes and it should lead in by itself to reform of governance mechanisms and governance processes. प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन की बात भी उठाई। उनकी बात का समर्थन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया। But in this engagement, we are also encouraging China to adhere to the same rules as other nations, whether in trade or on the seas. And in this engagement, we will continue to be frank about where there are differences. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोis ओलांद से अलग-अलग मुलाकात की
ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हो रहे इस G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत यहाँ के मूल निवासियों के बंजारा नृत्य से हुई। As you look around the world, there are many difficulties and problems. There are problems in the Middle East, there are problems in Eastern Europe, there are terrible problems in West Africa. Growth has been fragile, but the message that should come from us over these next 2 days is a message of hope and optimism. G20 का खुला सत्र रविवार को होगा, जिसमें सदस्य देशों के प्रमुख अपनी बातें औपचारिक रूप से कहेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बीएसएफ की खुफिया जानकारी के मुताबिक चीनी फौज पाकिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के चुनावों में गड़बड़ी फैलाने के लिए आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में है। राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर के सीमा पार चौकियों पर रेंजर्स की जगह पाकिस्तानी सेना की तैनाती पर भी इस खुफिया रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई है। जम्मू कश्मीर में राजौरी सीमा से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार बने कैंपों में पाकिस्तानी जवानों को चीनी फौज की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएसएफ की खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकवादियों का जमावड़ा देखा गया है, जो राज्य के चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश कर सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इसका कड़ा विरोध किया है। भारत सरकार ने प्रोटेस्ट किया है और चीन को बताया भी है कि जो हमारा जो इलाका है जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, वहाँ पर आपका कोई गतिविधि या पाकिस्तानी फौजी या पाकिस्तानी के कोई भी एजेंसी हो उनको सपोर्ट करना ये ठीक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान और पंजाब के सीमाई इलाकों में भी पाक फौज की गतिविधियों में बदलाव देखा गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर में सीमा पार चौकियों पर रेंजर्स की जगह पाकिस्तानी सेना की तैनाती हुई है, जबकि अबोहर और गुरदासपुर सेक्टरों के करीब पाकिस्तान ने नए वॉच टावर लगाए हैं। बातचीत के रिकॉर्ड से संकेत मिले हैं कि पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स भारतीय सैनिकों और संपत्तियों को निशाना बनाने की तैयारी में हैं। The recent BSF intelligence report regarding Chinese troops in POK has to be studied very carefully. The report seems to suggest that they are receiving weapons training. So this is a significant development. It needs to be studied very carefully. इस बीच जम्मू कश्मीर पहुंचे पूर्व सेना प्रमुख और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं की जाएगी जब तक वो संघर्ष विराम का उल्लंघन बंद नहीं करेगा। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू के आर्निया सेक्टर में गोलीबारी की है, जिसका बीएसएफ की तरफ से माकूल जवाब दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की मौत की वजह दवा में जिंक फॉस्फेट की मिलावट हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के मुताबिक बीमार महिलाओं में जो लक्षण दिखे हैं वो जिंक फॉस्फाइड खाने के बाद दिखते हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर बड़ी संख्या में दवाइयां बरामद की हैं। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ सरकार पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव आलोक शुक्ला ने खुलासा किया है कि महिलाओं की मौत की वजह चूहा मार दवाई में इस्तेमाल होने वाला जिंक फॉस्फाइड हो सकता है। छापेमारी में ऑपरेशन शिविर में दी गई दवा को बनाने वाली महावर फार्मा की फैक्ट्री में भी जिंक फॉस्फाइड मिला है। इसका इस्तेमाल चूहा मारने की दवाओं में होता है। ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है कि जिंक फॉस्फाइड है जो टॉक्सिन, आपको फाइनल रिपोर्ट लैबोरेटरी से मिलेगी 1-2 दिन के भीतर। आपको फाइनल ऑफिशियल वर्जन तभी शेयर कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस मामले में पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। इस बीच राज्य सरकार ने छापेमारी में करीब 43,34,000 गोलियों और इंजेक्शनों को बरामद किया है। इनमें स्प्रोसिन 500 दवा की 2 लाख टैबलेट हैं, जिसे मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है। परिवार नियोजन ऑपरेशन से बिलासपुर में 17 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि अलग अलग अस्पतालों में 122 महिलाओं का इलाज चल रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को बिलासपुर में ऑपरेशन से जान गंवाने वाली महिलाओं के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल जाकर बीमार महिलाओं का भी हाल जाना। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं है। कि ये सिर्फ लापरवाही का केस नहीं है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का भी रोल है, नकली दवाइयों का भी रोल है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी राज्य सरकार पर घटना से जुड़े तथ्यों को छुपाने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद और शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी कुणाल घोष ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाते समय ये बात कही। विपक्षी दलों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जेल में खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कुणाल घोष ने दावा किया है कि शारदा घोटाले के जिम्मेदार लोग खुले घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। एसएसकेएम अस्पताल के निदेशक का कहना है कि कुणाल घोष की हालत खतरे से बाहर है। On the Monday, the board will sit with all the reports and they will decide later on about the rest of the procedures. And now what I can say is totally stable, no out of danger. Only thing is that he is not totally cooperative with all the test procedures. विपक्षी पार्टियां कुणाल घोष के मामले में लापरवाही के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। The whole investigation is going on not in a proper way. टीएमसी की सरकार दोषी है और उसके ऊपर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। There is serious lapse on the part of the administration and the government. तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद और शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी कुणाल घोष ने गुरुवार रात जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शारदा ग्रुप के मीडिया कंपनी के पूर्व कार्यकारी कुणाल घोष को सीबीआई ने चिटफंड घोटाला मामले में पिछले साल 23 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के 54 जिलों में आज से घरेलू गैस सिलेंडर पर नकद सब्सिडी की योजना शुरू की गई। इससे केंद्र के सब्सिडी बिल में सालाना 8,000 करोड़ की बचत का अनुमान है। 1 जनवरी 2015 से इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने आज 11 राज्यों के 54 जिलों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना शुरू कर दी। इसके तहत अब उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर के पूरे दाम चुकाने होंगे। सब्सिडी की रकम उनके बैंक खाते में जमा होगी। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के 10, पंजाब के 6, मध्य प्रदेश के 4, दमन दीव के 1, गोवा के 2, महाराष्ट्र के 2, कर्नाटक के 2 जिलों के अलावा तेलंगाना के 3, आंध्र प्रदेश के 9, पुडुचेरी के 1 और केरल के सभी 14 जिलों में योजना शुरू की गई है। इन जिलों के 2 करोड़ 33 लाख परिवार योजना के दायरे में आएंगे। योजना से करीब 15% घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। केंद्र सरकार अगले साल 1 जनवरी से इस योजना को पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रही है। सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार नंबर जरूरी होने की शर्त हटा दी गई है। सरकार 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी राशि देगी। सरकार 31 मार्च 2015 के बाद फिर सब्सिडी की समीक्षा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिंदी भाषा को भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया है। उन्होंने दिल्ली में राजभाषा पुरस्कार देते हुए बातें कही। उन्होंने सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को जनभाषा में पेश करने पर जोर दिया। अभिवादन। और दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजभाषा हिंदी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में हिंदी लोगों को जोड़ने वाली मुख्य भाषा है। हिंदी देश की मुख्य संपर्क भाषा है और हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और योजनाओं को सफलता के लिए उन्हें जनता तक उनकी भाषा में पहुंचाया जाना जरूरी है। राष्ट्रपति ने आम नागरिकों तक विकास का लाभ पहुंचाने के नजरिए से हिंदी और देश की तमाम भाषाओं का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजभाषा पुरस्कार भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदी अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। गृह मंत्रालय के तहत आने वाला राजभाषा विभाग हर साल इस समारोह का आयोजन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र ने आईएसआईएस को युद्ध अपराधों का दोषी पाया है। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों की अमानवीय कार्रवाई से लोगों में भय का माहौल है। संयुक्त राष्ट्र जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादियों की बर्बर कार्रवाई से सीरिया में दहशत का माहौल है। नागरिकों को हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है और इससे बड़ी तादाद में महिलाएं प्रभावित हुई हैं। The commanders of ISIS have acted willfully, perpetrating these war crimes and crimes against humanity. They are individually criminally responsible
for these crimes. संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में औरतों और बच्चों समेत 300 सीरियाई नागरिकों के बयान दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई है। Executions, amputations and lashings in public spaces have become a regular occurrence. The display of mutilated bodies has only further terrorized and traumatized Syrians, in particular children. इस बीच आईएस के ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले जारी हैं। कल अमेरिकी विमानों ने बेंजी रिफाइनरी के नजदीक बमबारी की। इराकी फौजों ने हाल ही में इस रिफाइनरी को आईएस के कब्जे से मुक्त कराया है। इधर कोबानी में भी कुर्द लड़ाकों और आईएस आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।